नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ा था कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन जो करते हैं वो कहां पर विशेष रूप से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुल 5 परिवर्तन किए जाते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग में परिवर्तन, नंबर 2 इन्वर्टेड कोमा हटाकर कंजंक्शन लगाना, नंबर 3 प्रोनाउन में परिवर्तन, नंबर 4 आपके टेंस में परिवर्तन और नंबर 5 है समय में दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको अब पहला बिंदु हम समझाने जा रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन को आप समझें इससे पहले आपको एक बहुत छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है। जो बार बार वो शब्द आपके रिवाइज होंगे, बार बार वो उन शब्दों को हम बोलेंगे, इसलिए उनको समझना बहुत जरूरी है। ये स्टूडेंट्स देखिए वो क्या शब्द है। एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर ये वाक्य लिखा हुआ है डायरेक्ट का, इसको ही समझ लीजिए। राम सेड टू मी आई एम रीडिंग दिस बुक। यहां पर ये वाक्य है, इसको समझना जरूरी है। ये स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो चिन्ह लगे हुए हैं, इस प्रकार के जो चिन्ह है, इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो चिन्ह है, जैसे यहां पर लिख देते हैं उनको, इस प्रकार का चिन्ह है और इस प्रकार का चिन्ह है, इनको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इनवर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं इनको? इनवर्टेड कोमा। एक तो ये बात आपको समझना जरूरी है। दूसरी बात, इसी को हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह भी बात जानना जरूरी है। उद्धरण का मतलब होता है किसी के व्यक्ति के कथन को बोलना। उद्धरण का मतलब होता है किसी के व्यक्ति, जैसे उद्धृत करना एक क्रिया होती है हिंदी में। उद्धृत का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति की परिभाषा, किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को यों का त्यों लिखना, वैसा का वैसा उतार देना, उद्धृत करना कहलाता है। और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को या बातों को वैसा का वैसा लिखते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति विचारक की परिभाषा लिख रहे हैं तो उस परिभाषा को इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके शब्द नहीं है बल्कि उसी विचारक के, उस व्यक्ति के, उस विद्वान के शब्द है। तो जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के शब्दों को लिखा जाता है तो उनको इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझ आनी चाहिए, इन्वर्टेड कोमा। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक वाक्य लिखा हुआ है। ये ध्यान से देखिए, इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये वाक्य लिखा हुआ है और इन्वर्टेड कोमा से पहले भी कुछ लिखा हुआ है। बस यहां पर ये महत्वपूर्ण बात है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा से पहले, अब इन्वर्टेड कोमा से पहले यहां पर देखिए दो तीन चीजें हैं, इनको समझ लीजिए। ये राम क्या है भाई? राम हमेशा आप जानते हैं सब्जेक्ट का काम करते हैं, है ना। और यहां पर देखिए, यहां पर ये मी दे रखा है। क्या दे रखा है? मी। तो ये आप जानते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब बीच में क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो बीच में निश्चित रूप से क्या होगी? क्रिया होगी। तो आप जानते हैं स्ट्रक्चर को, तो ये है वर्ब। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ब का यहां पर एक नाम होता है, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाता है इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां पर थोड़ा सा अपन इसको बॉक्स में रख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब दो शब्द आपके सामने आए, एक तो आपका रिपोर्टेड स्पीच और एक आपकी आई चीज रिपोर्टिंग वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, ये दो शब्द आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब तक चलेंगे, जब तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, ये शब्द बार बार रिवाइज होते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, दोबारा से समझ लीजिए। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और इन्वर्टेड कोमा से पहले, अब इन्वर्टेड कोमा यहां खत्म हो गया है, इन्वर्टेड कोमा से पहले जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कहां होती है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा से पहले होती है। रिपोर्टेड स्पीच कहां होता है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है।
तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये बार बार आने वाली बात है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुल 5 परिवर्तन किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उन 5 परिवर्तनों को देख लेते हैं कि हमको उनमें कैसे परिवर्तन करना होता है। अच्छा, इससे पहले एक बात और समझ लेना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो हम बदलते हैं, अभी आपने इससे पहले आपको समझाया भी था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन जब करते हैं तो कुल 5 परिवर्तन करते हैं। आपको उदाहरण सहित समझाया था एक वाक्य के माध्यम से। तो ये भी ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है, जिसको अपन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसमें बहुत सारा परिवर्तन होता है, लेकिन इधर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इधर की तरफ सिर्फ एक ही चीज बदलती है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब, बस और कुछ नहीं बदलता है। सब्जेक्ट हमेशा वैसा का वैसा रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा वैसा का वैसा रहता है, लेकिन जो कुछ ही बदलाव होता है वो सारा का सारा बदलाव इसी की तरफ होता है, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ ही होता है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको यह भी समझ लेनी है कि ज्यादातर आप यहां जो परिवर्तन करोगे, यहां पर जो कुछ ही परिवर्तन करोगे, वो यहां देखकर करोगे। इधर क्या है और क्या देखोगे, ज्यादातर यहां आप वाक्य का प्रकार देखोगे। क्या देखोगे, वाक्य का प्रकार देखोगे। यहां पर जिस प्रकार का वाक्य है उसी प्रकार की रिपोर्टिंग वर्ब आती है। यदि यहां पर अफर्मेटिव प्रकार का वाक्य है तो यहां पर अफर्मेटिव के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से, अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हिसाब से, अगर ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव के हिसाब से, अगर आपका एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी के हिसाब से, यानी जिस प्रकार का वाक्य है उसी प्रकार से आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है। ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने वाक्यों के प्रकारों के नाम बोले, आप में से कई विद्यार्थियों को तो अच्छा लगा होगा कि ये तो हमने पढ़ रखे हैं, और कुछ विद्यार्थी के दिमाग में तुरंत क्वेश्चन मार्क लगे होंगे कि अभी सर ने बोला ऑप्टेटिव सेंटेंस और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ये क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जो वीडियोज हैं उनमें आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए और आपके सेंटेंस के प्रकार के बारे में कहीं कोई उलझन नहीं रहेगी। उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप यहाँ की बात समझ पाओगे। अगर आपने वहां क्लियर कर रखा है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने वहां क्लियर नहीं कर रखा है तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत आएगी। तो डियर स्टूडेंट, उसको अच्छी तरह देखिए पहले। अब देखिए आगे थोड़ा सा अपन रिपोर्टिंग वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला परिवर्तन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल लेके आए हैं। आपको पता है अधिकांश हम जब पढ़ाते हैं तो टेबल जरूर लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास टेबल बहुत सारी हैं। फर्नीचर की दुकान है हमारी, इंग्लिश फर्नीचर की। आप वो समझ लेना, नहीं आप लेने जाओ। फर्नीचर का मतलब ये है कि ज्यादातर से आपको चीजें हम टेबल से सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टेबल में सारी चीजें एक जाई होती हैं। अगर हमने उनको याद कर लिया तो आगे दिक्कत नहीं आती है। ये स्टूडेंट देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन आपको यहाँ ध्यान देना है। अगर आपको अफर्मेटिव, जैसे कि हम एक यहां लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट नरेशन, और यहां लिखेंगे चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट नरेशन। यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपको कैसे आएगी और आपको किसमें बदलना है। यहां पर ये ध्यान रखना है वाक्य का प्रकार। ये स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, यहां पर हम लिख रहे हैं सेंटेंस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आपके अगर कोई वाक्य आया हुआ है तो आपको दे रखा होगा सेड टू। क्या दे रखा होगा? सेड टू, या टेल्स टू दे रखा होगा। तो इसको आपको बदलना है टोल्ड या टेल्स में। सॉरी, इसमें मैं गलत लिख गया, यहां पर टेल्स की जगह सेज टू आएगा, सॉरी।
फिर देखिए आपका नेगेटिव वाक्य आया हुआ तो वही नियम रहेगा, अफर्मेटिव नेगेटिव का एक जैसा नियम रहता है, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर वही सेड टू आया हुआ तो आप उसको टोल्ड या टेल्स में बदल सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव आया हुआ है वाक्य तो इंट्रोगेटिव में आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट में आएगा सेड टू या सेज टू, और आप इसको बदलेंगे आस्क्ड या आस्क्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वही नियम लागू रहेगा। यानी आपको ये बात याद रखनी है कि अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए एक जैसा नियम है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए भी एक जैसा नियम है। जैसे कि आपका ये आ गया आपका सेड टू और यहां पर सेज टू, तो यहां पर आप लगाएंगे आस्क्ड या आस्क्स। यहां पर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लगाएंगे सेज टू को, सेज टू या सेड टू आया हुआ है तो उसको आस्क्ड या आस्क में। फिर आपका आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव डियर स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान। ऑप्टेटिव में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका आएगा, जैसे कि वाक्य में रखा है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या कुछ और आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका सेड आ गया या आपका सेज आ गया तो आप इसमें बदलेंगे उसको विस्ड या प्रेयर्ड या फिर विसेज। अगर आस्क दे रखा है, सॉरी सेज दे रखा है तो फिर इसके बाद देखिए आपका ऑप्टेटिव के बाद आपका इंपरेटिव है, तो आप किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो आप उसको आप रिपोर्टिंग फॉर्म में लिखेंगे आपका ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। अगर वो प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है, तो आपका उसमें आ जाएगा रिक्वेस्टेड। क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। और यदि आपका वो वाक्य डोंट से शुरू हो रहा है तो आपका उसमें आ जाएगा रिफ्यूज्ड। क्या आ जाएगा, रिफ्यूज्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीन तरह से ये इंपरेटिव सेंटेंस आता है, या तो उसमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आएगी, या उसमें सबसे पहले प्लीज या काइंडली आएगा, और या पर उसमें डोंट आएगा। तो उसी हिसाब से आपको बदलना है। फर्स्ट फॉर्म में तो ऑर्डर लगाएंगे, अगर प्लीज या काइंडली आया तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, और अगर डोंट आया है तो रिफ्यूज्ड लगाएंगे। और फिर आपका लास्ट बचा हुआ है वाक्य का प्रकार अर्थ की दृष्टि से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब डियर स्टूडेंट्स उसमें आहा ओ हुर्रे शब्द आते हैं, ध्यान रखना है। अगर आहा आ गया या हुर्रे शब्द आ गया उस वाक्य में तो आप उसको लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्यों आएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आहा हुर्रे खुशी को प्रकट कर रहे हैं और जॉय का मतलब भी खुशी होता है, इसलिए हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अलास दे रखा है तो इसका मतलब ये दुख को प्रकट कर रहा है, और दुख के लिए सोरो शब्द आता है, इसलिए हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स यदि व्हाट इस प्रकार का एक्सप्रेशन आता है, व्हाट ए बिग बिल्डिंग इज दिस, या आपका कोई इस प्रकार का शब्द आ जाता है जो आपके आश्चर्य को प्रकट करता है, तो वहां पर आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, और इंग्लिश में आश्चर्य को बोलते हैं सरप्राइज, इसलिए लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो जैसा एक्सप्रेशन होता है, यदि खुशी वाला एक्सप्रेशन है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर दुख वाला एक्सप्रेशन है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और अगर आश्चर्य वाला जो है एक्सप्रेशन है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार का रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में जिस प्रकार का वाक्य आया हुआ है उसी प्रकार से आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाती है। अब आपको एक सिर्फ याद कर लेना है, फिलहाल तो इस टेबल को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सिर्फ फिलहाल अभी ये टेबल याद करनी है। याद करने के बाद जब हम और भी चीजें तैयार कर लेंगे, फिर हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हम ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना
चाह रहे हैं। फिलहाल आप इस टेबल को याद कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।